हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे हम माइकल मधुसूदन दत्त की पोयम किंग पोरस लीजेंड ऑफ ओल्ड। लेकिन पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करें हम, उससे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं हमारी पोयम का। ये पोयम जो है ना, ये एक वार के ऊपर बेस्ड है, तो उसके बारे में जानेंगे किस किस के बीच में हुई थी और उनकी एग्जिस्टेंस क्या थी, ये जानेंगे पहले ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पोयम। तो देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त ने ये जो पोयम लिखी है ना, किंग पोरस लीजेंड ऑफ ओल्ड, इसे लिखा था उन्होंने 1843 में और सेम ईयर में ये पब्लिश हो गई थी द लिटरेरी ग्लीनर में। तो ये तो चीज है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको याद करनी है कि लिखी गई 1843 में, पब्लिश हुई 1843 में, सेम ईयर। आप ये याद कर लेना कि किसके अंदर पब्लिश हुई थी, द लिटरेरी ग्लीनर में। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 6 पैराग्राफ में लिखी गई है, 140 लाइंस के अंदर फैली हुई है, यानी 140 लाइंस के अंदर सम होती है ये पूरी। दत्त की ये लॉन्गेस्ट पोएम कहलाती है। अगर इंग्लिश में दत्त ने जो भी लिखा है तो ये लॉन्गेस्ट वर्क है। क्लियर? ऑफरिंग बोथ अ ग्रैंड नैरेटिव एंड अ डीपली सिंबॉलिक पोर्ट्रेल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट इन्वेशन। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको ना एक तरह से फ्रीडम फाइटिंग जो है उसकी झलक देखने को मिलेगी। इंडिया का जो स्ट्रगल है इन्वेशन के अगेंस्ट, वो देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं कि किस किस के बीच में क्या क्या हुआ था और ये कौन थे। ठीक है, अलेक्जेंडर है यहाँ पर, एक पोरस है। इन दो का नाम आपको देखने को मिलेगा। 2-3 चीजें और भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हाइडेस्पस का जिक्र होगा तो वो क्या है। ये मैं इसलिए पहले आपको करवा रही हूँ ताकि उस टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक ना हो कि यार ये क्या आ गया। तो देख लो पहले एक बार ध्यान से, अलेक्जेंडर का जो कैंपेन था ना, उस कैंपेन बैकग्राउंड की बात की जा रही है यहाँ पे। 356 बीसीई के अंदर क्या हुआ था, एक्चुअली 356 से लेके 326 बीसी की बात है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना एक लक्ष्य बना रखा था कि वो अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा फैलाएगा, आगे तक फैलाएगा। और इस एम को पूरा करने के लिए उसने जीत लिया था पर्शिया को, इजिप्ट को और मेसोपोटामिया को। क्लियर? अब आगे बढ़ा तो 326 बीसीई के अंदर उसने हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया और इंडिया में एंटर कर गया। इंडिया में जब वो एंटर किया ना, तो खैबर जो पास थे उनके थ्रू अंदर आया ये। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं किंग पोरस की, जिसके बारे में पूरी की पूरी पोयम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। किंग पोरस क्या है? देखो, पोरस जो थे वो रूलर थे, शासक थे पूर्वाज के। जो पौरवा थे ना, उनके शासक थे। और झेलम रिवर जो है उसके नियर लोकेटेड था ये एरिया। हाइडेस्पस जिसका जिक्र किया गया है, यानी हाइडेस्पस बोला जाता था उस समय में, प्रेजेंट डे में जिसे पंजाब कहते हैं हम, वही एरिया है ये। झेलम नदी के किनारे कहते हैं कि युद्ध लड़ा गया था। और वो जो एरिया है ना, वो एरिया अपनी हाइट के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता था। प्रोविंस होती है, यानी कोई स्ट्रेटेजी अपने दुश्मनों को हराने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसे कहते हैं प्रोविंस। पोरस बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। पोरस जो है वो यहाँ पे एक सूचक बना, सिंबल बना रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस रोकना, यानी पोरस ने यहाँ पर अलेक्जेंडर को रोक लिया था कुछ टाइम के लिए। ऐसा उसने युद्ध लड़ा यहाँ पर। देखो हुआ क्या। अब हाइडेस्पस की बात हुई है तो हम बैटल ऑफ हाइडेस्पस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये जो बैटल है ना, 326 बीसी की बात है। ये बैटल एक्चुअली झेलम नदी के अंदर आ रही थी, बाढ़ फ्लडेड थी झेलम रिवर, उसके बैंक्स पर लड़ी गई थी। जो किनारे होते हैं नदी के किनारे, दैट इज कॉल्ड बैंक्स, वहां पर लड़ी गई थी। पोजिंग चैलेंजेस फॉर अलेक्जेंडर्स ट्रुप्स। यहाँ पर एक्चुअली अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसको एक प्रॉब्लम आई। वो क्या कि पोरस ने यूज किए वार एलिफेंट्स, और ये वार एलिफेंट्स जो है वो अलेक्जेंडर की ट्रुप्स के लिए बहुत नया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको दिक्कत आई। इस वजह से थोड़ा टाइम के लिए जो है ना, यहाँ अलेक्जेंडर को रुकना पड़ा। एक्चुअली में हुआ क्या था, एक्चुअली के अंदर तो डिफीट हो गए थे पोरस, यानी पोरस जो वो हार गए थे। लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या हुई उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि लास्ट में आखिर हुआ क्या, कि उनकी हार हुई पोरस की। ये चीज तो सभी जानते हैं, लेकिन पोरस का जो बिहेव रहा ना, उसकी जो ब्रेवरी थी, उसकी जो डिग्निटी थी, उससे इंप्रेस हो गया भाई अलेक्जेंडर, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। अब जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी पोरस ने, उन्होंने वार एलिफेंट यूज किए, तो उससे क्या हुआ, मैसिडोनियन फोर्स जो थी, यानी अलेक्जेंडर की जो फोर्स थी, अलेक्जेंडर की जो सेना थी मैसिडोनियन, वो घबरा गई थी एक बार के लिए कि यार ये हाथी जैसी क्या चीज आ गई। मतलब हाथी को देख करके ये क्या चीज आ गई, इतनी विशाल, इतनी भव्य, शायद हो सकता है उन्होंने पहली बार देखे हो हाथी। तो वो लोग घबरा गए थे। लेकिन अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर था, तो उसने स्ट्रेटेजी अपनाई और जीत गया युद्ध तो जीत गया, लेकिन पोरस से इंप्रेस हो गया, पोरस की ब्रेवरी से इंप्रेस हो गया, उसकी डिग्निटी से इंप्रेस हो गया। क्योंकि अलेक्जेंडर ने हारने के बाद, जैसे पोरस को हराया, पोरस के हारने के बाद पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया जाए।
ही विश टू बी ट्रीटेड, कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया जाए। तो उन्होंने जवाब दिया था पोरस ने कि लाइक अ किंग, कि मेरे साथ एक राजा की तरह पेश आया जाए। अलेक्जेंडर ने बहुत तारीफ करी पोरस की। पोरस को मरने नहीं दिया, पोएम में पढ़ेंगे आप, पोरस को मरने नहीं दिया। उस समय शायद युद्ध के टाइम पे पोरस की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन पोरस जिंदा रहे और फिर अलेक्जेंडर ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उनको उनका किंगडम लौटा दिया, साथ ही उनको बहुत सारे एडिशनल टेरिटरीज भी दे दिए। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, एक तरह से समझ लीजिए बैकग्राउंड थी, है ना। अब पढ़ेंगे हम पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और एक चीज अपने माइंड में सेट कर लेना, ये पोएम थोड़ी सी बड़ी है, टाइम लगने वाला है, कंसंट्रेशन के साथ में, पेशेंस के साथ में समय देना थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए पोएम आपको। वैसे मैं भी थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी लेकर चलूंगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा तो समय तो थोड़ा सा लगेगा ना, ठीक है। जल्दी जल्दी लेते हैं, 3-3 4-4 लाइन एक साथ उठाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन करेंगे पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका स्टेंजा है यहीं पे कंप्लीट नहीं हो गया, इसी पेज में कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज तक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा इस पोएम के अंदर जो वार आपको बताई जा रही है ना, उस वार का बैकग्राउंड है। यानी अभी वार शुरू नहीं हुई है, अभी एक तरह से वार का शुरुआत जो है ना उसको महसूस करा जा रहा है, यानी आगाज जिसे कहते हैं ना, शुरुआत, वो फील हो रही है। अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या हुआ कि युद्ध से पहले की बात है। लाउडली द मिडनाइट टेम्पेस्ट सिंग, लाउडली द मिडनाइट टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट होता है तूफान, सेइंग आह इट वाज दाई डर्स फियर लिबर्टी। डर्स का मतलब होता है लेमेंट, विलाप करना, फियर लिबर्टी, लिबर्टी यानी आप जानते ही आजादी। 2-2 3-3 लाइंस उठाते हैं। देखिए इन 2 लाइंस का बताती हूँ पहले आपको। ये कहा गया कि आह भरते हैं ना दुख में, कि ये तुम्हारी मौत का शायद गीत हो, क्योंकि विलाप तो मौत पर ही किया जाता है कि आजादी हो सकता है तुम अब मरने वाली हो, यानी आजादी तुम्हारी, आजादी तुम खत्म होने वाली हो, शायद ये तूफान तुम्हारे लिए ही गीत गा रहा है, यानी तुम्हारी मौत जो है होने वाली है। एंड क्लाउड यानी आजादी छिनने वाली है, क्लियर बात ये है। एंड क्लाउड्स इन थंडरिंग एसेंट roared unheeded warning from on high, the rain in darksome torrents fell, Hydaspes wave did onward sweep। Hydaspes आ गया ना, देखिए झेलम नदी की बात हो रही है, यानी ये पंजाब के आसपास की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि बादलों की गरज में आवाज आ रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, कोई वार्निंग दे रहा हो। ये एक तरह से युद्ध की शुरुआत मानिए आप, यानी युद्ध शुरू होने वाला है उससे पहले की कहानी बता रहा है कि अंधेरी बरसात गिरनी शुरू हो गई, एकदम अंधेरा हो रहा है, बरसात शुरू होने लगी बहुत तेज तेज। और क्या हो गया, हाइडेस्पस जो है उसकी जो लहरें हैं वो कैसी हो गई, तेज बढ़ने लगी, ऐसी प्रचंड हो गई, लाइक फेयरी पेशेंस हेडलॉन्ग फ्लो टू मीट द अवेकन कॉलिंग डीप, द लाइटिंग फ्लैश्ड ब्राइट डेजलिंग लाइक फेयर वीमेंस ग्लेंस फ्रॉम नीथ हर वेल। क्या इतनी तेज उग्र लगने लगी, इतनी तेज लगने लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लहरें जो है उठकर जाकर और किससे मिलेंगी, ऊपर जाकर जैसे जो रोशनी चमक रही है ना बादलों में उससे जा मिलेंगी। यानी इतना तेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही सुंदर सी औरत, कोई फेयर वुमन, कोई ब्यूटीफुल सी लेडी जो है उसके जैसे उसने कोई पल्लू किया हुआ है और उसके नीचे से जैसे उसकी झलक हमें देखने को मिल रही है। वेल यानी पर्दा किया हुआ है और पर्दे में से जैसे उसकी झलक देखने को मिल रही है, यानी चमक रही है, बिजली जो है तेज तेज चमक रही है, यानी बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, लहरें उठ रही हैं, तूफान जो है वो आने को है, पूरी तरह से मतलब डरावना सा सीन जो है वो तैयार कर दिया यहाँ पे। चलो पूरा कंप्लीट करते हैं इसको। आगे क्या हुआ देखो, एंड ऑन द हीविंग ट्रबल्ड एयर देयर वाज ए मोर्निंग साउंड ऑफ वेल, कि अब क्या हो रहा है, एक बहुत ही विलाप की ध्वनि जो है वो सुनाई देने वाली है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज कोई रोएगा। बट इंड यानी इंडिया, दाई अनसस्पेक्टिंग सन्स डिड हेडलेस स्लम्बर, लेकिन तुम्हारे बेटे, भारत से कह रहे हैं कि भारत तुम्हारे बेटे, कैसे बेटे, अनसस्पेक्टिंग, जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है, जिन्हें सस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब जो अभी अनुमान ही नहीं लगा रहे, जिनको किसी तरह की कोई सोच में ही नहीं है कि क्या होने वाला है। डिड हीडलेस स्लम्बर, वो लोग क्या कर रहे हैं, बेखबर सो रहे हैं। वाइल द फो यानी दुश्मन, वाइल द फो केम इन स्टिल्थी स्टेप ऑफ डेथ केम एज द टाइगर नॉइसलेस स्लो टू क्लोज एट वंस इट्स विक्टिम ब्रीथ, कि बेखबर सो रहा है जबकि दुश्मन जो है ना मौत की चुपचाप चाल में आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मौत की चाल चलते हुए आ रहा है, धीरे धीरे। केम एज द टाइगर, कैसे आ रहा है, शेर की तरह, धीरे धीरे, पैर दबा के आता है शेर जब अपना शिकार करना हो तो, बिल्कुल आवाज नहीं निकालता, नॉइसलेस होता है, एकदम स्लो, धीरे धीरे चलता है। टू क्लोज एट वंस इट्स विक्टिम्स ब्रीथ, एकदम नजदीक आ जाता है और मतलब सांस को रोक लेता है, शिकार की जो सांस होती है ना उसको रोकने के लिए पूरा दम लगा देता है, इतना धीरे धीरे आता है। अलाश दे न्यू नोट
midst these gloom, this war of elements was burst like to an earthquake in the womb of a volcano, deep and low, a deadlier storm on them to burst। कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटेगा। यानी ये पूरा का पूरा सीन उन्होंने बता दिया। टोटल जो मीनिंग इसका निकल कर आया वो ये आया कि पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन किया है, और नेचर ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे कुछ डरावना कुछ होने वाला है। ओके चलिए पोएटिक डिवाइस पर नजर डाल लीजिए एक बार। पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पर सिमली है। पर्सोनिफिकेशन के सारे मैं नहीं बता रही हूँ, एक दो आपको बता देती हूँ, बाकी आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेना क्योंकि पोएम हमारी बड़ी है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि स्टॉर्म एंड द क्लाउड आर पर्सोनिफाइड, यहाँ पे किए गए हैं स्टॉर्म को और क्लाउड्स को, उनमें ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिखाई गई है, वो विलाप कर रहे हैं, है ना। सिमली है लाइक, फियरी, पेशेंस। अब लाइक और एज यूज करके और कंपैरिजन कर दिया जाए तो वो सिमली है। उसके बाद में आता है मेटाफर। मेटाफर यहाँ यूज हुआ है, द टेम्पेस्ट सेंग, तूफान गाता है क्या, लेकिन टेम्पेस्ट सेंग, यहाँ पे स्टॉर्म को मेटाफरिकली डिस्क्राइब किया गया है कि वैसे गा रहा है कि जैसे कुछ छुटने वाला है, यानी विलाप कर रहा है, जैसे कि कुछ दूर होने वाला है हमसे। एनाफोरा है यहाँ पे, एनाफोरा जैसे केम यूज किया ना, देखिए यहाँ पर 2 लाइन में आपको दिखा होगा, हियर इज एनाफोरा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट वाज मोर्न, अब देखो आर के एक वर्ड भी आएंगे, है ना, अपन को पोइट की ना राइटिंग को भी समझना है। ये जो है इसका मतलब है इट वाज, ओके। इट वाज मोर्न द लॉर्ड ऑफ डे फ्रॉम गोल्ड सुमेरोज पैलेस ब्राइट। अब देखिए आपको अच्छे तरीके से समझना है कि सुबह का समय था, दिन का देवता कौन, सन, सन, ओके, दिन का देवता सन, फ्रॉम गोल्ड सुमेरोज पैलेस ब्राइट लुक्ड हिज ओन स्वीट डायम, कि वो किसको देख रहा था, अपनी धरती को देख रहा था। बट लो द ग्लोरियस फ्लैग टू विच द वर्ड इज ओ once bowed, there is defiance waved on India's gale। कि कहने का क्या मतलब है कि अपनी धरती को देख रहा था, सूरज उग गया था, नेक्स्ट डे की बात हो रही है, एक बहुत ही प्यारा सा ध्वज जो है वो लहरा रहा था, जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया जो है झुकती है, अपना माथा झुकाती है। ट्रम्पेंट प्राउड, जो एक तरह से कैसा है, विजयी है, यानी जिसको आज तक कभी किसी ने जीता नहीं था। प्राउड यानी गर्व से भरा हुआ है। देन रोज द ड्रेडफुल येल, और इतनी ही देर में एक भयानक गर्जना उठी। देन लो एंड लाइक, ऐसा लगा जैसे कोई शेर दहाड़ा हो। ईच वॉरियर ब्रेव रश्ड ऑन द कमिंग फोर टू स्ट्राइक फॉर फ्रीडम और द ग्रेव, और इतनी ही देर में दुश्मन की तरफ भाग चला कौन, वॉरियर, एक योद्धा। यानी जितने भी योद्धा थे, जितने भी लोग सोए हुए थे, उनको अभी तक पहले तो पता नहीं था युद्ध, लेकिन सेकंड स्टेज में वो कह रहे कि युद्ध की शुरुआत हो गई, घोषणा हो गई एकदम से, और जैसे ही घोषणा सुनाई दी वैसे ही सब एकदम से दौड़ पड़े, जैसे कि शेर दौड़ पड़ता है एक वॉरियर की तरह। सब दौड़ पड़े, और किधर दौड़ पड़े, दुश्मन, आते हुए दुश्मन की तरफ, टू स्ट्राइक फॉर फ्रीडम। अब उन्होंने क्या कर रहा था, स्ट्राइक करनी थी फ्रीडम के लिए, यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए अब उन्हें स्ट्रगल करना था, और द ग्रेव, या फिर ग्रेव में जाना था। देखिए आगे बढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। ओ डेथ अपॉन दाई गोरी अल्टर, ओ डेथ, ओ डेथ तुम्हारी अल्टर, तुम्हारी वेदी पर जाने के लिए, वेदी जहां पर पूजा वूजा होती है, ओ डेथ तुम्हारी वेदी पर जाने के लिए वो आगे बढ़ गए थे। क्योंकि एक योद्धा जब लड़ने के लिए जाता है ना, या तो वो जीत कर आता है या वो मरकर लौटता है। तो अल्टर वेदी होती है जहां पर पूजा की जाती है ना, तो ये अगर शहीद होंगे तो इनको लोग याद करेंगे। तो वॉरियर जो है वो युद्ध में जा चुके हैं, बट ब्लड लिबेशन फ्रीली फ्लोड, अब क्या हो रहा था, खून बह रहा था, यानी बहुत खून खराबा हो रहा था। ऑन अर्थ, ओ अर्थ, ऑन दैट ब्राइट मॉर्न what thousands rendered to thee the dust they owed, but for the Macedonians driven fell India's hardy sons। क्या हो रहा था कि मैसिडोनियन जो है वो फोर्स आ रही थी, मैसिडोनियन यानी जो अलेक्जेंडर की जो फोर्स है उसको कहा गया है। प्राउड माउंटेन ओक्स दाई थंडर राइवन दैट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम ब्लीड एंड मेड ऑन गोर देयर ग्लोरियस बेड। यानी कहने का मतलब क्या है कि सब शेर के जैसे सारे के सारे ब्रेव जो है दुश्मन की तरफ दौड़ चले थे। अब फ्रीडम को कह रहे हैं कि फ्रीडम के लिए तुम्हारे लिए वो अपना खून बहाने चल दिए, यानी फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए। तो धरती को कह रहे हैं कि ओ अर्थ, धरती को कह रहे हैं कि ओ अर्थ, अब उस सुबह का इंतजार करेंगे जहां दोबारा से वो सूरज उगेगा जो हमारा अपना होगा। यानी उनको अब हमें परास्त करना था, जो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हुए हैं उन्हें परास्त करना था। लेकिन अब क्या हुआ, जो मैसिडोनियंस जो थे उनसे लेकिन हार कर
क्या हुआ, सारे भारत के जितने भी, हमारे इंडिया के जितने भी बलशाली लोग थे, जो भी हार्डी सन्स, हार्डी यानी मेहनत करने वाले बच्चे थे, वो गिरने लगे थे। यानी अब पता लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे। प्राउड माउंटेन ओक्स दाई थंडर्स रन। ओक सिंबल है स्ट्रोंगनेस का। ओक ट्री होता है जो बहुत स्ट्रोंग होता है, काफी लंबे टाइम तक जीता है, उसका सिंबल है ये। ऐसा लग रहा था जैसे ओक के जो पेड़ हैं वो अब टूटने लगे हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, फ्रीडम के लिए टूटने लगे हैं, अपना खून बहाने लगे हैं। और अब वो अपना खून बहाते बहाते क्या करने लगे हैं, एंड मेड ऑन गॉड देयर ग्लोरियस बेड, अपने एक ग्लोरियस बेड के ऊपर जैसे सोने लगे, यानी डेथ जो है वो उन्होंने चुन ली है। हमारी जो भारत की जो सेना थी जो कि पोरस की तरफ से लड़ रही थी, वो हारने लगी थी, लोग मरने लगे थे, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है। द सन इज पर्सोनिफाइड एज द लॉर्ड ऑफ द डे, है ना, लॉर्ड ऑफ डे मैंने आपको बताया था, पर्सोनिफाई किया है उसको। सिमली है यहाँ पे लॉइन लाइक, ईच वॉरियर ब्रेव, लॉइन लाइक, इसी में पता लग गया होगा। और देखो यहाँ पे लॉइन लाइक में भी एक चीज हो रही है, एल कॉन्सिडेंट का रिपीटेशन हुआ है। बताना मुझे कमेंट करके, अभी पता लग गया होगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। मेटाफर है यहाँ पे, बैटलफील्ड को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एल्टर ऑफ डेथ, है ना, अभी बताया था ना आपको कि एल्टर ऑफ डेथ की बात हुई है, तो बैटलफील्ड को कंपेयर किया है, तो ये मेटाफर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे कर सकते थे हम एक एक लाइन को, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता बच्चे। क्लासरूम के अंदर भी है ना 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में, लेकिन हमें इसको एक ही वीडियो में कवर अप करना है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बट डोंट लेस्टली देयर स्टूड किंग पोरस टावरिंग मिडस्ट द फो लाइक अ हिमालय पीक। ये हिमालय से है, ये वर्ड जो है ना हिमालय, ये हिमालय से, पीक ऑफ द हिमालयाज, बहुत ऊंचा, बहुत ही ऊंचा, गौरवशाली, लेकिन डरे बिना खड़ा हुआ था। कौन? किंग पोरस। किसके बीच में? दुश्मनों के बीच में। ऐसे कि जैसे हिमालय की चोटी खड़ी हो, विद इट्स एटर्नल क्राउन ऑफ स्नो, जैसे हिमालय की चोटी के ऊपर स्नो नहीं होता, और ऐसा लगता है जैसे हिमालय का ताज है, वो सिर्फ इस तरीके से वो लग रहा था। एंड ऑन हिज ब्रो डिड शाइन द ज्वेल्ड रीगल डायडम, हिज मिल्क व्हाइट एलिफेंट वाज डेक्ड विद मैनी ए ब्रिलियंट जेम, और बहुत सारे उसके हाथी जो कि बहुत सारे रत्नों से, बहुत सारे जेवरातों से वो सजे धजे खड़े हुए थे। यानी उसका माथा ऐसे चमक रहा था जैसे कि बहुत सारे मुकुट जो है उसके माथे पर सजा दिए गए हैं, रत्नों से जड़ा हुआ, और दूध जैसा सफेद उसका हाथी था, चमकीले हुए रत्नों से सजा हुआ था। ही रैग्ड नॉट ऑफ द फैलेंक्स। फैलेंक्स का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स से डरा नहीं बिल्कुल भी, दैट राउंड हिम क्लोज्ड बट नोबली फॉट, कि बिल्कुल आराम से लड़ता रहा, बहुत शान से लड़ता रहा, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ा, डरा नहीं। एंड लाइक द एंग्री विंड्स दैट ब्लो एंड लॉफ्टी माउंटेन पाइन्स दे लो। अब देखो एंड है, ध्यान कर लेना, अपने आप ही आता है ना, जैसे वर्ड्स आते हैं तो नोट कर लिया करो साथ के साथ ही। एंड लॉफ्टी माउंटेन्स पाइन्स ले लो amidst them dreadful havoc wrought and thinned his crown and country foe, कि वो बिल्कुल भी नहीं लड़ा, उसे कोई परवाह नहीं थी, फ्लांक्स की कोई परवाह नहीं थी, उसके चारों ओर, चारों तरफ उसने देख लिया कि सैनिक जो है मर रहे हैं, लेकिन फिर वो शान से लड़ा। और जैसे आसपास के सैनिकों को देख रहा था, लग रहा था कि जैसे बहुत ही गुस्से से हवाएं बह रही हों, ये सारे के सारे मारना चाह रहे थे उनको। ऊंची ऊंची पहाड़ी पर से जैसे देवदार झुक जाते हैं ना, पाइन के ट्री जैसे झुक जाते हैं, ऐसे उसके सैनिक झुकते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। देखिए आगे, द हार्डिएस्ट वॉरियर एट हिज डीड, कि बहुत सारे जितने भी उसके वॉरियर थे, जितने भी लड़ने वाले थे उसके, एट हिज डीड्स ओ स्ट्रक क्वेल्ड लाइक विंड शेकन रेड्स, दे डियर्ड नॉट लुक अपॉन हिज फेस। उनके चेहरे के ऊपर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी डर फिक्र दिखाई नहीं दे रहा था। दे श्रैंक बिफोर हिज बर्निंग गेज, फॉर इन हिज आई द हीरो शोन दैट फियर्ड नॉट डेथ बट हाई अलोन। उनके चेहरे के ऊपर, चेहरे की ओर, मतलब देख भी ना सके, वो उसकी जलती हुई नजर के सामने ना एकदम से सिकुड़ गए, जैसा मतलब उसके दुश्मन जो हैं वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे की बर्निंग गेज, उसके चेहरे की जो चमक दिख रही थी ना, उससे एकदम ऐसे जल गए वो चेहरे की चमक को देखकर। जैसे उसका चेहरा देखा कि वो डर ही नहीं रहा, घबरा ही नहीं रहा, ऐसा देखकर सारे के सारे जितने भी सैनिक उसकी तरफ आ रहे थे ना, वो खुद डर रहे थे। ऐसा लग रहा था आंखों में देखकर कि जैसे कोई चमक रहा है, कोई हीरो चमक रहा है। दैट फियर्ड नॉट डेथ, जिस हीरो को डेथ का डर बिल्कुल भी नहीं था। कौन? किंग पोरस की बात हो रही है यहाँ पे। बट हाई अलोन, लेकिन अकेला। ए बीइंग एज इफ ऑफ लाइटनिंग मेड, कि लगभग सैनिक उसके मर गए थे, अकेला, बिल्कुल अकेला और ऊंचा एकदम। ए बीइंग, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा था, ऊंचा। ए बीइंग एज इफ ऑफ लाइटनिंग मेड दैट स्क्रोज्ड ऑल दैट इज गेज्ड अपॉन,
ट्रैम्पलिंग द लिविंग विद द डेड, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इंसान है ना बिजली का बना हुआ है, तो सब कुछ जला देगा, जिस पे भी नजर डाल रहा था ना उसी को जैसे जला रहा था। क्या करता जा रहा था वो रोंदता जा रहा था लोगों को, जैसे आगे बढ़ता जा रहा था मारता जा रहा था। यानी पोरस बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ा। कुल मिला के कहने की बात ये है, उसके सैनिक जो है वो मरते जा रहे थे, अलेक्जेंडर जो है उनके ऊपर काबू करता जा रहा था, लेकिन किंग पोरस घबराया नहीं और वो बहादुरी के साथ लड़ता रहा। सिमली है यहाँ पे, लाइका हिमालय पीक, सिमली आ गई। पर्सोनिफिकेशन, एलिफेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया डेक्ड विद मैनी ब्रिलियंट जेम, पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि ह्यूमन जो है उनको ऑर्नामेंट वगैरह लगा के उनको सुंदर बनाया जाता है, उसी तरीके से पर्सन को, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इमेजरी जरूर लिखना आप, क्योंकि इमेजरी जो है ना यहाँ पर आई है, जैसे हम पढ़ते गए हैं तो आपके सामने भी एकदम से इमेज बनती हुई आई होगी ना कि किस तरह से लड़ाई हो रही है, सैनिक जो है मरते जा रहे हैं, किंग पोरस जो घबरा नहीं रहा है वो बैठा है। अब देखिए मेटाफर भी है यहाँ पे, अ बीइंग एज इफ ऑफ लाइटनिंग मेड, यहाँ पे पोरस इज कंपेयर टू लाइटनिंग, पोरस को कंपेयर किया है बिजली से, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बिजली है, कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई बिजली है जो गिर जाएगी और सबको जला देगी। इतना मतलब बहादुर, इतना शक्तिशाली लग रहा है। द इमॉर्टल थंडर, थंडरर सन, थंडरर सन यानी तूफान का बेटा, एक तरह से जो थंडर होता है ना, गर्जन, गर्जना का बेटा ऐसा लग रहा है। एस्टोनिश्ड आई द हीरोइक किंग, एस्टोनिश्ड आई यानी उसकी जो आंखें है ना वो ऐसे लग रही है जैसे बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड है, अमेज्ड है। हीरोइक किंग, राजाओं का राजा, मतलब हीरो, नायकों का नायक। ही सा हिम ब्रेवरी चार्ज लाइक हिज रेड फादर fulmining though thousands round him closed he stood as stand the ocean rock amidst the lashing below unmoved at their fierce thundering shock। यानी ना जो मतलब इस राजा को जैसे ही देखा अलेक्जेंडर ने, उसकी बहादुरी से, मतलब उसको बहादुरी से उसको देखा ना राजा, मतलब इसको देख रहा है, किसको, पोरस को देख रहा है। कौन, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो देखता है कि कितना ब्रेवरी ये काम कर रहा है, कितनी मतलब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फादर जो है वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहा हो, गर्जना करता हुआ। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पूरे महासागर के अंदर, एक पूरे के पूरे ओशियन के अंदर एक रॉक हो, चट्टान हो। ये पोरस जो है एक चट्टान की तरह लग रहा है जो लहरों की मार के बीच में भी खड़ा हुआ है। अब लहरें क्या है, जो सैनिक आ रहे हैं भागते हुए, दौड़ते हुए, हमला करते हुए, वो क्या कहला रही है यहाँ पे, लहरें। और उन लहरों के बीच में पोरस कैसे खड़ा है, एक रॉक की तरह खड़ा है। ठीक है, देखिए आगे क्या बताता, बट व्हेन द अमेथियन कॉन्क्यूरर सा दैट विद गैपिंग वुंड ही ब्लीड, लेकिन इतनी देर में क्या होता है, अमेथियन विजेता ने देखा, यानी जो हमारे अलेक्जेंडर है उनकी बात हो रही है, अमेथियन कॉन्क्यूरर जिसने अमेथिया को जीता था, यानी उसको जीतने वाला अब देख रहा है। यहाँ पे मैसेडोनिया की बात हो रही है, अमेथियन बोला है तो मैसेडोनिया ही है, ये मेंशन भी करा है यहाँ पे। देखिए तो ये कह रहे हैं कि उसने देखा कि अब क्या हो रहा था, अब जो राजा है वो ब्लीड कर रहा है, यानी उसको क्या हो गया, जख्म हो गया, अब उसको घाव हो गया है। जैसे उसको घाव हो गया ना, वैसे ही अलेक्जेंडर क्या कहता है, डेजिस रुको रुको, ही क्राइड। अलेक्जेंडर चिल्लाता है, सच नोबल ब्लड शुड नॉट बी शेड, इतना बहादुर खून जो है वो बहना नहीं चाहिए। देन अ हेराल्ड वाज सेंट वेयर ब्लीडिंग एंड फेंट स्टूड मिडस्ट द डाइंग एंड द डेड किंग पोरस। उसने कहा रुको, जब एक मैसेंजर को भेजा, वो वहां पर जो किंग पोरस है वो वहां पर खड़ा हुआ था, मिडस्ट द डाइंग एंड द डेड किंग पोरस बोल्डली अनडिस्मेयर्ड हेल ब्रेव एंड वॉर लाइक प्रिंस, thy generous rival bids thee cheese, behold there flies the flag that lulls dread war and wakens peace। कि कहता है कि इस तरीके से इतनी बहादुरी के साथ में ये लड़ा है, इतनी बहादुरी के साथ में लड़ा है, ऐसा ब्लड जो है वो बहना नहीं चाहिए। there flies the flag, वो क्या करता है कि बोलता है कि इस जो इनका जो झंडा है इसको गिरने ना दिया जाए, वो उनके बीच में जाकर रोकता है और पीस के लिए कहता है। देखिए यहाँ पर सिमली यूज हुई है, लाइक हिज ड्रेड फादर फ्लमिंग, पोरस इज कंपेयर टू जीउस द गॉड ऑफ थंडर, यहाँ पे गॉड ऑफ थंडर के साथ में कंपेयर किया गया है। सेकंड इज पर्सोनिफिकेशन, लव्स ड्रेड वॉर एंड वेकन्स पीस, मींस वॉर एंड पीस आर personified here with the flag having the ability to quote war and being peace to life। and the next one is metaphor, थंडरर सन। थंडरर सन मीन्स अलेक्जेंडर को यहाँ टू अलेक्जेंडर मेटाफोरिकली लिंकिंग हिम
टू जियस द गॉड ऑफ थंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर का भी यहाँ जिक्र हो रहा है और पोरस का भी यहाँ जिक्र हो रहा है, तो दोनों के लिए ही यहाँ पर यूज हुआ है एक तरह से मेटाफर ना, कि जो अलेक्जेंडर था जिसने इतने सारे राज्यों को जीत लिया था, इतने सारे साम्राज्य, अपने साम्राज्य को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था जिसने, वो यहाँ पर और पोरस की बहादुरी देखकर जो है थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाता है। रिपीटेशन डेजिस जब वो बोलता है तो हियर इज रिपीटेशन ऑल्सो। देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, मतलब जो भी योद्धा है ना उन सब के लिए वो कहता है कि मुझे अब रुकना है। देखो जो इनका फ्लैग है उड़ रहा है, तो अब पूरा का पूरे युद्ध को जो है वो पीस में बदल देता है, जो लड़ाई हो रही है उसको एकदम पीस में चेंज कर देता है, क्योंकि रोक देता है लड़ाई तो वो एकदम से शांति हो जाती है। लाइक अ लॉइन चेन्ड, अब ऐसा लग रहा है कि एक लॉइन जो है वो चेन में है। लॉइन यानी पोरस की बात हो रही है, उसे चेन अप कर लिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है क्योंकि हार रहे हैं इस वजह से। दैट द फेंट ब्लीडिंग स्टैंड इन प्राइड, ब्लीडिंग कर रहा है, खून बह रहा है उसका, लेकिन फिर भी कैसे खड़ा है, प्राइड के साथ खड़ा है। विद आईज वेयर अनसब्ड्यूड येट फ्लैश द फायर लुक्स दैट डिफाइड किंग पोरस बॉडली वेंट वेयर मिडस द गे दैट फ्लिटरिंग क्राउड सेट गॉड लाइक अलेक्जेंडर व्हाइल राउंड अर्थ माइटेस्ट मोनार्क बोर्ड। तो कह रहा है कि जिसकी आंखों में अभी भी चमक थी, आग चमक रही है, उसकी जो आंखें है ना अभी भी चुनौती दे रही है। राजा पोरस जो है वो डर नहीं रहा था, अभी भी डर नहीं रहा था। बोल्डली किंग पोरस बोल्डली वेंट वेयर मिडस्ट द गे एंड फ्लिटरिंग क्राउड, अभी भी वो भीड़ के बीच में से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी से डर नहीं रहा। और वो जो कि भगवान की तरह है, अलेक्जेंडर जो कि किंग है, भगवान क्यों कहा है, क्योंकि वो सब चीजों को जीत चुका है। सेट गॉड लाइक अलेक्जेंडर, कि अलेक्जेंडर वहां बैठा हुआ है, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। किंग पोरस वॉज नो स्लेव, किंग पोरस जो है कोई गुलाम नहीं था। ही स्टूप्ड नॉट, वो रुका नहीं था, वो झुका नहीं था। बेंट यानी उसने अपने घुटने नहीं झुकाए थे, बट स्टूड खड़ा था। एज स्टैंड एन ओक, कैसे खड़ा था, एक ओक की तरह खड़ा था। ओक को मैंने आपको बताया ही है, ओक क्या है, यहाँ ट्री है, बहुत ही पावरफुल ट्री है। इन हिमालयन मैजेस्टी, ऐसे खड़ा था जैसे हिमालयन मैजेस्टी के अंदर कोई ओक ट्री खड़ा हो। द माइटी किंग ऑफ मैसिडन इवन एज अ किंग रिप्लाइड इन रॉयल प्राइड इंडस हॉटी सन, यानी इंडिया का, इंडस का मतलब इंडिया का, प्राउड सन ऑफ इंडिया, कि भारत का एक ऐसा बेटा जिसके ऊपर भारत को घमंड है, शान से वो कह सकता है कि ये हमारा राजा था। द कनकरर प्लीज्ड हिम फोर्थ रिलीज्ड दस इंडियाज क्राउन वाज लॉस्ट एंड वॉन, कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में था, एक बहुत ही अच्छा राजा, और इसीलिए उसने क्या किया, उसे रिलीज कर दिया। दस इंडियाज क्राउन वाज लॉस्ट एंड वॉन, कि क्राउन तो एक बार के लिए चला गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यानी अलेक्जेंडर यहां पर जीत चुका था, अलेक्जेंडर ने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन फिर भी भारत का जो ताज था वो खोया तो सही लेकिन पाया भी। अब वो कैसे, वो आगे आपको पता लगेगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है। फर्स्ट इज सिंपली like to a loin chained, here porous is compared to a chained loin, यानी जैसे लॉइन को चेन अप कर लिया जाता है, चेन में बांध लिया जाता है, तो यहाँ पे सिमली है। as stand an oak, as यूज हुआ है, ओक के साथ कंपेयर किया है, सो हियर इज सिमली। द सेकेंड वन इज मेटाफर, सॉरी पर्सोनिफिकेशन। फायर लुक्स दैट डिफाइड, फायर इन पोरस आईज इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट एक्टिव, अभी भी एक्टिव है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मेटाफर, यहां पे मेटाफर अब डिस्कस करेंगे कि विद आईज वेयर अनसब्ड्यूड येट फ्लैश्ड द फायर, यहां पे फायर है ना जो पोरस की आईज के अंदर, उसको मेटाफोरिकली यूज किया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वेयर, ओ वेयर इज पोरस नाउ, अब देखिए पोरस की बात हो रही है क्योंकि मतलब अलेक्जेंडर जो है ना वो भी उससे एक तरह से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। अब कह रहे कि लेकिन कहाँ है पोरस, अब आज की बात कर रहे हैं कि अब कहाँ है। अलेक्जेंडर ने एक तरह से क्या किया, पोरस जो है हार गया था, लेकिन फिर भी उसकी ब्रेवरी को देखकर, उसकी डिग्निटी को देखकर, शान से उसने क्या किया, जो भी उसने जो भी उसने जीता था वो सब उसको लौटा दिया और भी टेरिटरीज का उसको मालिक बना दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि बट वेयर इज पोरस नाउ, यहाँ दत्त क्या कह रहे हैं, दत्त क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे पोइट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे पोरस अब कहाँ हैं। एंड वेयर द नोबल हार्ट दैट ब्लीड फॉर फ्रीडम, ऐसे दिल कहाँ हैं जो आजादी के लिए लड़े। विद द हीरोइक ग्लो इन पैट्रियट बूजम नरिश्ड, ऐसे बूजम है ही कहाँ जहां पे देशभक्ति पलती है। हर्ट्स ईगल लाइक दैट रैग्ड नो डेथ, ईगल के जैसा सीना,
है ही किसके पास अब, जिसको डर का को पता ही नहीं है। ईगल जो है ना, उसको कहते हैं कि गरुड़ जो होता है वो डेथ की परवाह नहीं करता कभी भी, बट श्रैंक बिफोर फाउल थ्राल्डम्स ब्रीथ। तो इस तरीके से ना, मतलब वो ये यहाँ पे फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अब दत्त ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पोरस इतनी बहादुरी से लड़ा, क्या आज ऐसा कोई है? जिस समय दत्त ने लिखा उस समय की बात, कि क्या आज किसी के पास ऐसा दिल है, ऐसा सीना है जो दुश्मन के सामने और सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाए अपनी फ्रीडम के लिए? एंड वेयर आर दाउ फियर फ्रीडम, दाउ वंस गुडनेस ऑफ इंडियाज सनी क्लाइम, then glory's halo round her brow shone radiant and she rose sublime like her own towering Himalaya. हिमालय से है ये, to kiss blue cloud thrown on high। यानी जो लोग बिल्कुल कैसे ईगल के जैसे थे, जैसे कि पोरस जो कि डेथ की परवाह नहीं करते थे, आज ऐसे लोग हैं। आज क्या करते हैं? गुलामी की सांस के सामने सिकुड़ जाते हैं। और तुम कहाँ हो तुम फ्रीडम? तुम एक बार भारत की जो यहाँ इंडिया की जो धूप है, इंडिया की जो आज़ादी है, अगर उसके अंदर तुम रही हो तो तुमने देखा होगा कि कितनी शान थी यहाँ पे, कितना शान थी। आज वो कहाँ है? वो शान आज गायब है। ऐसा लग रहा है कि आज जैसे कोई भी ऐसा नहीं है जो हिमालय के जितना विशाल हो और जाकर आसमानों को छू ले। यानी कहने का मतलब ये है, दोबारा से आजाद हमें करवा दे। क्लाइम ऑफ द सन, क्लाइम मीन्स क्लाइमेट, कि सूर्य का अपना एक क्षेत्र है, एक क्लाइम है, एरिया पूरा बोल सकते हैं, क्लाइमेट भी एरिया भी कह सकते हैं। हाउ लाइक अ ड्रीम, कैसे एक सपने जैसा, कैसे सपने जैसा हो गया ना सब कुछ। हाउ लाइक ब्राइट सन बीम ऑन ए स्ट्रीम, कि सूरज की जो रोशनी है वो रोशनी अब चारों तरफ एक जैसी नहीं है, यानी आजादी सबको अब नहीं है। दैट मेल्ट बीनीथ ग्रे टू लाइट्स आई, दैट ग्लोरी हैथ नाउ फ्लिटेड बाय, द क्राउन दैट वंस डिड डेक दाई ब्रो इज ट्रैम्प्ड डाउन। कि किस तरीके से सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती थी सबके सामने, सबके ऊपर बराबर पड़ती थी, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। जो कभी भारत की शान थी, कभी भारत का जो क्राउन है उसको सजाया करती थी, यानी जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो चमक उठती थी, यानी आजादी जो है यहाँ पर लोग एंजॉय करते थे। अब वो कहाँ है? दैट दाउ शंक लो, दाई पर्ल, दाई डायमंड, दाई माइन, यानी इंडिया के अंदर जो पर्ल थे, जो डायमंड थे, जो माइन यानी जो खाने थी, जो जितना भी पैसा था, रुपया था, कहाँ है? ऑफ ग्लिस्टनिंग गोल्ड नो मोर इज दाइन, कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा, यानी तुम्हारे ऊपर किसी ने शासन कर लिया, तुम्हें लूट लिया, यानी भारत को अब गुलाम बना लिया था। भारत के अंदर जो भी कीमती चीजें थी वो लूट ली गई थी। अलास, बहुत ही सोरो के साथ में कहते हैं, ईच कंकरिंग ट्रेंड्स लस्ट हैज रोब्ड दी ऑफ दाई वेरी डस्ट। यहाँ इंडिया की बात हो रही है, दी दाई की बात हो रही है ना, इंडिया की बात हो रही है कि सारी की सारी चीजें जो है वो लूट ली गई हैं। अब सब कुछ ऐसे रह गया है कि जैसे धूल, यानी धूल तक को क्या कर दिया गया? धूल तक को रोब्ड कर दिया गया। रोब्ड यानी पैरों से कुचल दिया गया, दबा दिया गया, ध्वंस कर दिया गया। Thou standest like a lofty tree, shorn of fruit, blossoms, leaves and all. Of every gale the sport to be, despised and scorned even in thy fall. कि अब तो ऐसा लगता है कि जैसे धूल तक भी रॉब कर दी गई है। तुम एक पहले आजादी जो है वो एक ऊंचे पेड़ की तरह खड़ी होती थी इंडिया के अंदर, फल फूल पत्ते सब कुछ थे उसके ऊपर, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। यानी इंडिया के अंदर जितना कुछ भी अच्छा था वो सब लूट लिया गया और बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। देखिए, रिटोरिकल क्वेश्चन आता है वेरी स्टार्टिंग में ही कि बट वेयर इज पोरस नाउ। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पोइट की सेंस बताती है कि अब जो है वो चीजें खत्म हो गई हैं, वो इस चीज के ऊपर विलाप करते हैं। सिमली है यहाँ पे, हर्ट्स ईगल लाइक, एज और लाइक यूज करते हुए जब हम कंपेयर करते हैं तो सिमली होती है। मेटाफर है, द क्राउन दैट वंस डिड डेक दाई ब्रो, है ना, तो इसके अंदर क्या आ गया? मेटाफर आ गया। द क्राउन इज द मेटाफर फॉर इंडिया सॉवरेंटी, इंडिया के लिए बात हो रही है ना क्राउन की, ये उसकी बात हो रही है। पर्सोनिफाई किया गया है फ्रीडम को, फ्रीडम इज पर्सोनिफाइड एज अ फियर एंड नोबल एंटिटी दैट वंस रिसाइड्स इन इंडिया। पहले तो थी ना आजादी, पर अब कहां? गायब हो गई है, नाउ डिसअपीयर्ड। दिस एम्फसाइजेस द प्रोफाउंड लॉस ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये पर्सोनिफाई हो गया। अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट की है। बहुत बड़ी पोएम थी, जल्दी से करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन पोएम के बारे में थोड़ा सा आराम से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना ये। देखिए, सबसे पहले ऑथर हमारे माइकल मधुसूदन दत्त हैं। 1824-1873 इनका लाइफ स्पेन रहा है। वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हु रॉट इन बोथ बंगाली एंड इंग्लिश। ही इज रिगार्डेड एज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न बंगाली लिटरेचर। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बने रहना वीडियो पर, क्योंकि ये जो पोइट है ना बंगाली के अंदर लिखते थे और
मतलब मास्टर थे किसी चीज के, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इसको डिस्कस करेंगे कि पोएम की फॉर्म क्या है। एक्चुअली फॉर्म जो है ना पोएम की, यानी जो राइम स्कीम है, इसके अंदर पूरी की पूरी पोएम में दैट इज नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पोएम, पूरी की पूरी फ्री वर्स में है, एम्प्लॉयज फ्री वर्स इन सेवरल सेक्शंस। द पोएम ऑफन फॉलोज ए बी और ए बी बी, मतलब कुछ इस तरीके का हमको समझ में आता है। लेकिन अगर वैसे करें ना, अगर डिटेल इसकी निकाले, पोर्शन पूरा निकाले स्टेंजा वाइज, देन शिफ्ट्स टू अनराइम्ड लाइन्स। ओके, एक लय बहुत अच्छी है। थीम देखेंगे हम तो लॉस ऑफ फ्रीडम, आपको समझ में आया ही होगा, लॉस ऑफ फ्रीडम है, पैट्रियटिज्म पर बेस्ड है, डिक्लाइन ऑफ नेशन एंड नॉस्टैल्जिया फॉर लॉस्ट ग्लोरी। क्लियर? मैसेज की बात कर लेते हैं। द मैसेज ऑफ द स्ट्रेंजर इज अ लैमेंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडिया, वंस अ लैंड ऑफ फ्रीडम एंड वेल्थ, नाउ रिड्यूस्ड टू अ स्टेट ऑफ सबजुगेशन एंड पावरलेसनेस। देखिए, ये जो मैसेज है ना पोएम का, सेम थीम पर बेस्ड है, यानी फ्रीडम हमारी जो है वो गायब हो गई। फ्रीडम को ही वो स्टार्टिंग में बोलता है कि फ्रीडम तुम शायद अब मरने वाली हो, खत्म होने वाली हो। लास्ट में भी यही कहता है कि तुम थी पहले तो सब कुछ रोशन था, सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो मैसेज दैट इज सेम रिलेटेड टू थीम। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे राइटर की, माइकल मधुसूदन दत्त की। तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि 1824 से 1873 इनका लाइफ स्पैन रहा है। छोटी सी ही उम्र में इन्होंने काफी कुछ लिख दिया था। माइकल मधुसूदन दत्त जो है, जनवरी में इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ इनका, तो जो जगह उस समय बंगाल में थी ना, वो अब बांग्लादेश में है, जहां इनका जन्म हुआ है। ये इन्फ्लुएंस्ड थे इंग्लिश पोइट जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, बायरन, उनसे। और इनका जो लिटरेरी करियर है इंग्लिश के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कि आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसफुल है, यानी इन्फ्लुएंस्ड थे ये बहुत ज़्यादा शेक्सपियर से, मिल्टन से, बायरन से। डिसहर्टन्ड बाय द लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ हिज इंग्लिश राइटिंग, इनकी जो इंग्लिश राइटिंग है ना, उससे इनको थोड़ा तसल्ली नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेम इनको नहीं मिल पाया था। दैट शिफ्टेड हिज फोर्स, इसलिए इन्होंने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया बंगाली लिटरेचर की तरफ। इंग्लिश में लिखा काफ़ी कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा पहचान नहीं मिली, लिमिटेड पहचान मिली इनको, इसकी वजह से ये शिफ्ट कर गए बंगाली लिटरेचर की तरफ। मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है इनका, वो बंगाली लिटरेचर में देखने को मिलता है, और इसीलिए इनको कहा गया था फादर ऑफ बंगाली सोनेट्स एंड मॉडर्न बंगाली ड्रामा। यही चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, दत्त का जो मास्टरपीस है ना, वो मेघनाद वध काव्य है, जो 1861 में आया था। याद रखिएगा, दिस एपिक पोएम रिटन इन बंगाली ब्लैंक वर्स। ओके, इसको मतलब ये रामायण से रिलेटेड, आप समझ ही गए होंगे, मेघनाथ है तो रामायण से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छा है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना है इसको। अब हम समराइज कर ले पोएम को। ठीक है, स्टेंजा फर्स्ट के अंदर एक वायलेंट स्टॉर्म की बात हुई है, वो सिंबल है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी कुछ होने वाला है, लोग उसके लिए अनअवेयर थे, लोग तैयार नहीं थे। स्टेंजा सेकंड के अंदर क्या होता है, जैसे ही दिन आता है, नए दिन की शुरुआत होती है, इंडियन वॉरियर्स जो है वो अपना अपना चार्ज ले लेते हैं, बैटलफील्ड में आ जाते हैं, एक हिम्मत के साथ, एक करेज के साथ में फ्रीडम के लिए लड़ने लगते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टेंजा थर्ड के अंदर किंग पोरस जो है स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंड अमेंड्स द chaos इज लाइकन टू अ टावरिंग हिमालय पीक। बिल्कुल बीच में खड़े हैं, सबके बीच में, पता है कि हार रहे हैं, लेकिन फिर भी हिमालय की तरह खड़े हैं, बिल्कुल एकदम बहादुरी के साथ। ही फाइट्स relentlessly, क्रिएटिंग फियर एंड havoc among the enemy। दुश्मनों के बीच में अभी भी उन्होंने अपना डर कायम कर रखा है स्टेंजा थर्ड में। स्टेंजा फोर्थ की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेंजा फोर्थ में क्या होता है, इम्प्रेस्ड बाय पोरस इनडोमिनेटेबल स्पिरिट। यहाँ अलेक्जेंडर जो है स्टेंजा फोर्थ के अंदर, अलेक्जेंडर पोरस से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है, पोरस से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट देखता है उसे, देखते ही उसको ऐसा लगता है कि पोरस घायल हो रहा है, तो वो क्या करता है, अलेक्जेंडर ऑर्डर दे देता है कि बैटल को रोक दो भाई, हाँ, बैटल टू स्टॉप, डिक्लेयरिंग दैट सच नोबल ब्लड शुड नॉट बी शेड। कहता है वो, इस तरह का अच्छा खून जो है वो बैटलफील्ड में नहीं बहना चाहिए। स्टेंजा फिफ्थ में क्या होता है, वुंडेड होता है बट अनबोर्ड, घायल है लेकिन झुकता नहीं है। पोरस अलेक्जेंडर से मिलता है पूरी शान के साथ, पूरे करेज के साथ, और अलेक्जेंडर इंप्रेस हो जाता है, एंड रॉयल डिग्निटी फ्रीज हिम, acknowledging him as a true king and showing mutual respect। स्टेंजा 6 के अंदर क्या होता है, the speaker mourns the loss of India's heroic past, asking where the brave heart like Porus are now। स्टेंजा 6 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि दत्त जो हैं सवाल करते हैं
उस टाइम की प्रेजेंट जनरेशन से कि पोरस के जैसे राजा आप कहां गए, पोरस के जैसे लोग कहां गए जो फ्रीडम के लिए सीना तान के दुश्मन के सामने खड़े हो जाया करते थे। इंडिया वंस रेडिएंट विद फ्रीडम एंड वेल्थ इज नाउ स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्लोरी एंड रिड्यूस्ड टू अ बैरन, यानी एक बंजर धरती बन गई है अब भारत, क्योंकि भारत को लूट लिया गया था ना। उसके अंदर जितना कुछ इंपॉर्टेंट था, जितना कुछ वैल्यूएबल था, वो सब कुछ लूट लिया गया था। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, नीडी जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।